दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज मैं आपको किस्सा सुनाऊंगा जो आप बहुत महीनों से सुनने के लिए अ, वेट कर रहे थे। और वो किस्सा है दाऊद इब्राहिम के गुरु खालिद पहलवान का। बहुत कम जानकारी मिलती है खालिद पहलवान के काम करने के तरीके से और उसके साथ जुड़े हुए लोगों से। कहते हैं कि खालिद पहलवान अंडरवर्ल्ड की एक्टिविटीज़ में बहुत कम दखल देता था, लेकिन जब दखल देता था तो उसको कोई रोकने वाला नहीं होता था, इंक्लूडिंग दाऊद इब्राहिम। उसके काम में कोई और दखल दे ही नहीं सकता था। एक ऐसी पोजीशन, एक अपना मुकाम, एक अपना स्थान खालिद पहलवान ने मुंबई के अंडरवर्ल्ड पे बना के रखा था। बहुत कम लोगों को मिलता था, बहुत कम पब्लिक में निकलता था, लेकिन पर्दे के पीछे जो उसका एक इमेज बना हुआ था उसको उसने पूरी उम्र बरकरार रखा। अब कहानी कुछ ऐसी हुई कि 1991 90 या 91, मुझे एग्जैक्टली वो साल याद नहीं है, लेकिन किस्सा मुझे पूरा मालूम है क्योंकि उसकी पूरी जो उन ज़माने में हरकतें हुई थी उस केस को लेके वो मुझे पूरी तरह याद है। और मैंने अपने अखबार में उसकी रिपोर्टिंग भी की थी उस शख्स की जिसको उठाया गया था एक जबरी समझौता करने के लिए। वो दौर था जब क्राइम ब्रांच भी पूरे ज़ोरों में थी और क्राइम वर्ल्ड भी पूरे ज़ोरों पे था। लोगों के बहुत सारे झगड़े जो कोर्ट कचहरी में हल नहीं होते थे वो दुबई की उस अदालत में हल होते थे जहां दाऊद इब्राहिम का दरबार लगता था। तो जो लोग दाऊद के पास पहुंच जाते थे उनका काम फैसला बहुत जल्दी हो जाता था, लेकिन बहुत कम केस ऐसे थे जो खालिद पहलवान के पास पहुंचते थे। और लेकिन कुछ लोग ऐसे चालाक होते हैं, ऐसी बढ़िया प्लानिंग करते थे अंडरवर्ल्ड में भी, जो दाऊद को बाईपास करके सीधा खालिद पहलवान के पास पहुंच जाते थे, जिसको केपी इनकी भाषा में लोग कहते थे। केपी के पास पहुंच गए तो फिर आपको वो तो अंडरवर्ल्ड का फैसले करवाने का सुप्रीम कोर्ट गिना जाता था। तो ये लोगों ने इस किस्म की बातें खालिद पहलवान के बारे में बना रखी थी। तो हुआ कुछ ऐसे कि एक मुंबई में बहुत बड़ा धागे का व्यापारी था। उसका नाम था शिव कुमार दागा। गुजराती पर्सनैलिटी था और जो कॉटन यार्न होता है जिसको हम धागा बोलते हैं उसका व्यापार करता था। उसी तरह एक दूसरा व्यापारी था सतार धागा। वो भी इसी किस्म का काम करता था, कॉटन यार्न का, धागे का होलसेल का काम। तो किसी बिजनेस डील में शिव कुमार दागा ने सतार दागा का कोई 1.5-2 करोड़ रुपया उस ज़माने में देना था जो वो दे नहीं रहा था। तो सतार दागा ढूंढते ढूंढते जब कहीं पुलिस में, क्राइम ब्रांच में उसकी नहीं सुनवाई हुई, कोर्ट कचहरी में वो जाना नहीं चाहता था, तो वो किसी तरह किसी के थ्रू शफ़ी तूफ़ानी के टच में आ जाता है। अब शफ़ी तूफ़ानी बहुत शातिर किस्म का क्रिमिनल भी था और बहुत बड़ा खबरी भी था। उसकी पहुंच दोनों तरफ थी। पुलिस वालों के साथ भी उतनी उसकी पहुंच थी जितनी उसकी अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ थी। तो अब बहुत चालाक आदमी था शफ़ी तूफ़ानी, और उसने अपना दिमाग लड़ाया कि ये आदमी से पैसा कैसे निकाला जाता है। उसने जब पूरी इंक्वायरी की तो मालूम पड़ा कि शिव कुमार दागा जो है वो अनीस इब्राहिम की गोद में बैठा है। ये डायलॉग उसने शफ़ी तूफ़ानी ने बोला था। किसको, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके कहने का मतलब ये था कि जब शिव कुमार दागा को इस बात का एहसास हुआ कि ये केस अभी दाऊद की कचहरी में जाएगा, तो उसने पहले से ही अनीस इब्राहिम के साथ एक राब्ता बना लिया और उसको पहले से आगाह कर दिया कि इस किस्म का कुछ होगा तो आप मुझे बचा लेना। दाऊद तक नहीं पहुंच सका तो वह अनीस तक पहुंच गया। अनीस ने उसको बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको कुछ नहीं होने देता।
ये बात मालूम पड़ती है शफी तूफ़ानी को। अब इसके बाद शफी तूफ़ानी ने अपने दोस्तों का ग्रुप इकट्ठा किया, जिसमें एक दिनेश झाड़िया था, वो मोटा था, उसको झाड़िया कहते थे, वो काफ़ी एक्टिव था अंडरवर्ल्ड में। उसी तरह एक बैतुल्ला खान था, ये नाम शायद आपने सुना होगा। बैतुल्ला खान बाईखला स्टेशन के बाहर वेस्ट साइड में उसका जुए का बहुत बड़ा क्लब चलता था। भाजी मार्केट जो बाईखला की है, उसके साथ एक थिएटर है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, छोटा सा सिनेमा है, पुराना पता नहीं है कि नहीं है, उसके साथ उसका क्लब हुआ करता था। और उसके साथ ही अदरक और लहसुन की एक होलसेल मार्केट है, जहाँ पे एक कादर भाई हमारे मित्र हुआ करते थे, वो उस अदरक की मार्केट के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो बहुत अंडरवर्ल्ड में भी उनकी जान पहचान थी। और उसके बाजू में ही करीम लाला के एक ख़ास जान पहचान वाले, उनके जो छोटे मोटे काम भी करते थे, सज्जाद भाई, वो भी उस साथ वाली बिल्डिंग में रहा करते थे। तो वो काफ़ी एक्टिव एरिया था, अंडरवर्ल्ड के लोग वहाँ काफ़ी सरगर्म थे। तो वहीं पे इसका क्लब चलता था। अब देखिए, बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। बैतुल्ला खान जो था वो खालिद पहलवान का रिश्तेदार भी था। रिश्तेदारी क्या थी कि खालिद पहलवान की बीवी और बैतुल्ला खान की बीवी दोनों सकी बहनें थी, और ये दोनों साड़ू भाई थे। और एक कादर खान हुआ करते थे, अपनी फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर भी थे और राइटर भी थे। कादर खान की जो बीवी थी वो बैतुल्ला खान की सगी बहन थी। तो ये काफ़ी वेल कनेक्टेड वो बैतुल्ला खान पठान था, वो अंडरवर्ल्ड में माना जाता था। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको खालिद पहलवान की कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाऊंगा, जो आपने शायद कहीं देखी हो, लेकिन आसानी से वो अवेलेबल नहीं हैं। उनमें उसकी बहुत सारी फ़ोटोज़, जो उसका एक ट्रेडमार्क मूंछ होती थी, कुछ तस्वीरें बिना मूंछ की हैं। उसमें वो तस्वीर भी है जिसकी उसकी शादी के समय की, दाऊद और उसका भाई नूरा उसके साथ हैं। एक तस्वीर में दाऊद और वो, और एक हाजी मस्तान की बेटी के शादी के समय की तस्वीरें हैं, जिनमें खालिद पहलवान आसानी से देखा जा सकता है। और एक तस्वीर है उसकी, जब वो काफ़ी उम्र का, वो तस्वीर मैंने पहली बार देखी है, जब काफ़ी एजड, और आज के दिन में अगर खालिद पहलवान कैसा लगता होगा तो उस तस्वीर से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो वो तस्वीरें ज़रूर आप देखिए, इसके साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगा। तो खालिद पहलवान से रिश्तेदारी होने की वजह से कोई भी दाऊद का गैंग का हो या दूसरे लोग हों, वो उसको हाथ लगाने से हिचकिचाते थे। तो शफी तूफ़ानी पहुंच जाता है ये केस लेके बैतुल्ला खान के पास, लेकिन उसको ये नहीं बताता कि ये केस में ऑलरेडी अनीस इब्राहिम इन्वॉल्व है। देखिए कितनी चालाकी से काम करते थे अंडरवर्ल्ड वाले। तो शफी तूफ़ानी के साथ 3-4 लड़के और भी थे, उनमें कुछ लोगों के मुझे नाम मालूम है, लेकिन आजकल कहाँ है वो पता नहीं, इसीलिए मैं उनका नाम नहीं लूँगा। मैं किसी का नाम ले दूँ और आदमी शायद आज इस दुनिया में नहीं हो, तो गलत बात हो जाती है। तो नाम उनके मुझे मालूम है, लेकिन उनकी आजकल कोई अता पता उनका नहीं है। तो शफी तूफ़ानी का जो रोल था वो सबसे ज़्यादा था। तो शफी तूफ़ानी ने बैतुल्ला खान को अपने कॉन्फिडेंस में लिया। तो बैतुल्ला खान ने अपने जो लड़के थे 4-5 शफी तूफ़ानी के लड़के थे बेसिकली, उनमें से तकरीबन सब के सब खबरी थे, उनका भी पुलिस में काफ़ी होल्ड था। तो ये लोग एक दिन प्लानिंग करके पूरा तैयारी के साथ जाके शिव कुमार दागा का किडनैप कर लेते हैं, उसको अपहरण कर लेते हैं और अपनी एम्बेसडर गाड़ी में बैठा के शफी तूफ़ानी के अड्डे पे ले आते हैं। वहाँ पे उसकी धुलाई की जाती है, बुरी तरह मारा जाता है, पीटा जाता है, और वो आदमी कुछ 70 लाख रुपया इधर उधर से इकट्ठा करके पेमेंट कर देता है। और बाकी जो पैसा बचा, जो अमाउंट था, उसके बदले में उसकी एक दुकान थी, ऑफिस था उसका वीटी एरिया में,
वो उसके कागज़ बनवा लिए जाते हैं एक वकील को बुला के रातों रात, और उसके सिग्नेचर करवा लिए जाते हैं उसके दागा के ऊपर, और दूसरे दिन उन कागज़ों को किला कोर्ट में जाके रजिस्टर भी करवा दिया जाता है कि हमारा ये एग्रीमेंट जो है वो हम रजिस्टर करवाते हैं। तो वो जो ऑफिस था उसकी कीमत भी उस ज़माने में कोई 1 करोड़ रुपए के करीब मानी जाती थी 1990-91 में। तो उस आदमी को रातों रात उठा के ये सब कार्रवाई हुई, लेकिन वो बात कहीं से लीक हो गई और वो बात पहुंचती है एक मैं आपको बताया था एक एपिसोड में, माधव भाई ठक्कर और माधव भाई खबरी। तो उसका जो माधव भाई था वो एक ज़माने में पठान गैंग की रीढ़ की हड्डी माना जाता था। 87 में पठान गैंग और दाऊद का समझौता होने के बाद जब पठान गैंग वाइंड अप हो गया, एक तरीके से बंद हो गया, तो माधव भाई इंडिपेंडेंटली काम करने लगा और कहीं ना कहीं अंदर खाते दाऊद इब्राहिम के टच में भी रहने लगा। उस ज़माने का सबसे बड़ा खबरी था माधव भाई ठक्कर। उसकी जो दुश्मनी उसकी जो शुरू होती है, उसका जो मर्डर हुआ बाद में, वो आज तक सॉल्व नहीं हुआ। अंडरवर्ल्ड में कुछ 3-4 मर्डर ऐसे हैं जिनका आज तक पता नहीं चल सका कि उनको किसने मारा, क्यों मारा, कारण क्या था। लेकिन माधव भाई के मर्डर के पहले की जो कहानी है वो इस कहानी से के साथ जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं उसके कत्ल का मामला इस किस्से से जुड़ा हुआ है जो मैं आपको आज सुना रहा हूँ। तो माधव भाई को जब पता चलता है कि शिव कुमार को इस तरह उठा के ज़बरदस्ती उससे पेपर साइन करवाए गए और ये सब काम किया गया, उसको मारा गया, तो उसने अपने सोर्सेज से जब दुबई तक बातचीत की तो दुबई के लोगों ने उसका कोई इतना साथ दिया नहीं। तो लेकिन पुलिस के साथ उसकी बहुत अच्छी थी। उसने जो उसके 3-4 पुलिस ऑफिसर खास थे जो खबरी थे उस ज़माने में, उसके जो जिनके लिए वो काम करता था, उनमें इंस्पेक्टर अशोक देसाई भी थे, तलवलकर थे, ऐसे 4-5 और थे। इनको उस आदमी ने एक्टिव करके पूरे इस शफी तूफ़ानी के गैंग के पीछे लगा दिया और उनके साथ ऐसी कोई प्लानिंग की कि इन लोगों को उठाया जाए और इनको वो पेपर वापस लिए जाए जो इन्होंने शिव कुमार दागा से लिखवाए हैं और उनको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। एक केस भी रजिस्टर करवा दिया गया। अब पुलिस क्राइम ब्रांच जो है वो शफी तूफ़ानी, बैतुल्ला खान और दिनेश जाड़िया इनके पीछे लग के इनको ढूंढ रही है। तो ये मामला जो है वो बैतुल्ला खान के थ्रू खालिद पहलवान के पास पहुंचता है और फिर खालिद पहलवान खुल के सामने आके इन लोगों की मदद करता है। उनमें इसको शफी तूफ़ानी को दुबई बुला लिया जाता है कि अभी सेक्शन जो है उसको उस ज़माने की भाषा थी कि सेक्शन बहुत गर्म है, आप यहाँ पे आ जाओ। और माधव भाई के लिए जो लोग काम करते थे उनमें सबसे जो करीबी आदमी था वो एजाज पठान था। एजाज पठान भी दुबई पहुंचता है माधव भाई का मैसेज लेके, और एजाज पठान दुबई में जाके अनीस को मिलता है, दाऊद इब्राहिम को मिलता है और वो उसको बोल देते हैं कि इसमें केपी भाई का हाथ है, वो शामिल हैं, हम इसमें दखल नहीं दे सकते। तो हिम्मत देखिए, एजाज पठान, लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे उस ज़माने में, खालिद पहलवान को फ़ोन करके मिलने का वक्त मांगता है दुबई में और खालिद पहलवान इसको बुला लेता है कि मेरे बगले पे आ जाओ और ये जाता है। वहाँ पे इसके साथ एक आदमी और होता है जो जिससे मेरी पिछले कई दिनों से बातचीत हो रही है, उसका मैं नाम नहीं लूँगा, उसकी ज़िंदगी कहीं खतरे में हो सकती है, आज भी लोग बहुत पावरफुल हैं। तो ये 3 लोग जाते हैं टोटली, खालिद पहलवान और 2 लोग और, जिनमें से एक को मैं जानता हूँ, दूसरे को नहीं जानता हूँ। तो ये खालिद पहलवान के साथ बात करते करते एजाज पठान अपना टांग पे टांग रख के बैठ जाता है जैसे बहुत बड़ा आदमी हो और बॉस हो। तो ये बात खालिद पहलवान को अच्छी नहीं लगी कि इस आदमी का मैनरिज्म देखो, मेरे से उम्र में इतना छोटा है
अपना काम लेके मेरे पास आया है और एक बादशाह की तरह टांग पे टांग रख के बैठ के बात कर रहा है। तो उसने इसको घूर के देखा, लेकिन आज़ाद पठान उसका इशारा नहीं समझा और बातचीत करते करते आज़ाद पठान ने एक डायलॉग बोला जो खालिद पहलवान को बहुत बुरा लगा। एजाज ने कहा कि देखिए खालिद पहलवान भाई, ये तो आप हैं, इसके लिए मैं आपको मिलने आ गया। अगर आपकी जगह कोई और होता तो माजरा कुछ और होता। तो फिर खालिद भाई का दिमाग सड़का, उसने गालियाँ दी इसको, उठ के इसको बोला अभी भाग जा, और 24 घंटे के अंदर अंदर दुबई से बाहर नहीं निकला तो तेरा क्या अंजाम होगा सोच लेना। और ये बात कभी आज़ाद पठान ने सोची नहीं थी, कैसे भी हो जाएगा। लेकिन आदमी का जो मैनरिज्म होता है, उसका किसी को मिलने का, बातचीत करने का तरीका कई बार बहुत भारी पड़ जाता है। तो आज़ाद पठान को 24 घंटे में दुबई छोड़ के भागना पड़ा। शफी तूफ़ानी वहीं पे रह गया, वो नहीं आया। तो वो अपने उस चक्कर में लगा रहा, मिलता रहा, खालिद पहलवान को लेटेस्ट बातें बताता रहा। और उन्हीं दिनों जो दिनेश झाड़िया, जिसका नाम मैंने पहले लिया, वो एक चकला स्ट्रीट है मस्जिद एरिया में, वहाँ पे इनका एक सेफ ऑफिस हुआ करता था, जहाँ पे सब शफी तूफ़ानी के लोग अक्सर मिला करते थे। तो वो किसी काम से अपने उस ऑफिसर में कुछ सोर्सेज को, अपने बंदों को मिलने गया और उसकी खबर वहाँ पे पहले से ही निगाह रखी हुई थी माधव ठक्कर के लोगों ने। माधव भाई के लोग वहाँ पे पहले से इंतज़ार कर रहे थे कि यहाँ कौन कौन शफी तूफ़ानी के गैंग का या बैतुल्ला का कौन कौन आदमी यहाँ पे आता है। उनको उस दिन वहाँ पे दिनेश झाड़िया नज़र आ गया और उन लोगों ने जाके दिनेश झाड़िया को बहुत मारा, उसकी पिटाई की और बुरी तरह उसको इंजर्ड करके वहाँ से भाग जाते हैं। अब ये बात खालिद पहलवान को बहुत बुरी लगी कि मैं कुछ इनकी बात करवाने की कोशिश कर रहा था और ये माधव भाई के लोगों ने दिनेश झाड़िया की पिटाई कर दी। तो कहा जाता है कि उसकी जब इंक्वायरी हुई कि वो जो लोग थे जिन्होंने मारा था दिनेश झाड़िया को, उनका लीडर कौन था, मेन आदमी कौन था, तो पता चला कि एक फिरोज़ टकला नाम का एक क्रिमिनल था जिसने सबसे ज़्यादा वो चाकू वाकू मारा था। तो पता नहीं उसके बाद क्या हुआ, लेकिन 4 दिनों के बाद फिरोज़ टकला की लाश बम्बई के एक इलाके से मिली। ये अंडरवर्ल्ड का काम करने का तरीका उस ज़माने में हुआ करता था। तो ये दुश्मनी काफ़ी बढ़ती गई माधव भाई की और केपी की, खालिद पहलवान की। तो अल्टीमेटली ये लड़ाई चलते चलते बहुत दूर तक पहुंची। क्राइम ब्रांच के ऑफिसर भी इन्वॉल्व हुए माधव भाई के मदद में, लेकिन किसी को कोई कामयाबी नहीं मिली। आकर एक एक करके ये लोग हाज़िर होते हैं अपनी सेटिंग करके। शफी तूफ़ानी हाज़िर नहीं होता, जो बाकी 3-4 लोग थे वो हाज़िर हो जाते हैं। बैतुल्ला खान हाज़िर नहीं होता, वो भी छिप के रहता है। लेकिन खालिद पहलवान के लिए इस केस को इसके अंजाम तक पहुंचाना, उसकी अपनी शाख बचाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी था। और देखिए कि चलते चलते कुछ समय के बाद वो इतना अंदर से एक दूसरे के खिलाफ गुबार पैदा हुआ कि एक दिन खुद माधव ठक्कर का, माधव भाई का, उसके ऑफिस के अंदर मर्डर हो जाता है। उसके पहले अटैक भी होता है जिससे बच जाता है वो, लेकिन दूसरे अटैक में वो, हालांकि उसके साथ उसका पुलिस बॉडीगार्ड भी होता है, उसके अपने बॉडीगार्ड भी थे, और लेकिन फिर भी एक आदमी जाता है और उसको गोलियां मार के इस ऑफिस में गोलियां मार के वो आदमी गोल हो जाता है। तो कहा जाता है कि कहीं ना कहीं उस केस के पीछे भी शायद खालिद पहलवान का हाथ हो सकता है, लेकिन आज तक कोई पकड़ा नहीं गया। किसी ने इस बात का खुलासा नहीं किया कि माधव भाई जो एक ज़माने में पठान गैंग को एक हिसाब से चलाता था करीम लाला के नाम से, वो आदमी जिसके पुलिस वाले जिसकी जेब में रहते थे, उस जैसे आदमी का दिन दिहाड़े उसके घर में जो ऑफिस बनाया हुआ था वहाँ पे उसका मर्डर हो जाता है। तो ये अंडरवर्ल्ड के किस्से, ये कहानी बहुत आगे चलती है और इसमें चल के आगे
गुजरात का जो एक सुपर डॉन हुआ करता था अब्दुल लतीफ़, उसकी भी एंट्री होती है इसी केस में। और उस एंट्री के बाद जो पठान गैंग के साथ अब्दुल लतीफ़ की दुश्मनी शुरू होती है, वो पठान गैंग जो अभी अलग अलग हो गया था, उसकी कहानी भी मैं आपको आने वाले दिनों में सुनाऊंगा। कितने मर्डर हुए उसमें, कैसे वो दुश्मनी बढ़ी, कैसे आलमज़ेब के जो भाई थे उनका क्या क्या रोल रहा। बहुत लंबी चौड़ी कहानी है अंडरवर्ल्ड की। मैं कई बार खुद हैरान होता हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ। एक चैप्टर ख़त्म होता है तो दूसरा किस्सा आ जाता है। गुजरात की बात करते करते ये बात मालूम पड़ गई, याद आ गई। तो आने वाले दिनों में इसी किस्म के और किस्से कहानियाँ लेके हम फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया।